नमो गंगे माता जपधुरति ब्याणी उठी कतुई दुई हाथ जोड़ी करद प्रणाम देखी कतुई। एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम, एक तरफ डूबती कश्तियां, एक तरफ हो तुम। ये हमारा पनघट है, यहीं पे हमारे मकाने हैं, यहीं पे हमारा सब कुछ है। तो तुम इस जंगल को खत्म करेंगे, हमारा गांव को खत्म करेंगे, खेती को बर्बाद करेंगे, तो हम यहाँ से कहाँ जाओगे? हम खून करेंगे, पर हम अपने मकान, अपना जंगल, अपना जल, अपना जमीन नहीं छोड़ेंगे। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर फोड़ रहे हो। जब से ये समस्या हो गई साहब, तो हम ऐसा हो गया कहाँ जाएं क्या जाएं, हम तो पीछे डाल रखे कबाड़े में। देख रहे हैं ना कि दम नहीं है हमारे पास, रो भी जाएंगे, सिर्फ फोड़ देंगे, कोई हमारा सुन ही नहीं रहा। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। प्रकृति का कब प्रलय होता है, ये तभी होता है जब मतलब प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ किया जाता है। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल व्यापारी तब क्या होगा? ये पागलपन हो रहा है कि सब जगह जहाँ पर भी पानी है, जहाँ पर भी हिमालय है, वहाँ पर आप किसी तरह से बांध बना दीजिए। ये कोई नीति नहीं है, ये बिल्कुल ही मुझे लगता है इससे नुकसान ही नुकसान होगा। उत्तराखंड की नदी घाटियां पिछले कई सालों से ऐसे ही खौल रही हैं। गंगा को बनाने वाली दो सबसे बड़ी नदियों भागीरथी और अलकनंदा के वजूद पर एक खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंडी मध्य हिमालय ऐसा क्षेत्र है जिसमें 558 बांध प्रस्तावित हैं, और यह बड़े दुख की बात है कि चमोली जनपद में 6 गांव बांधों के कारण नस्तानाबूद हुए। उनका इतिहास, उनकी संस्कृति, उनकी पूरा विरासत खत्म हो गई है। विकास के इस बुलडोजर के खिलाफ खड़े लोगों का गुस्सा एक जन आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर चुका है। पहाड़ के लोगों को पहाड़ में रहने का अधिकार है कि नहीं, क्योंकि पहाड़ में आपको विस्थापित करके जमीन देने की कोई व्यवस्था नहीं है, आपके पास जमीन है ही नहीं। जो सवाल खड़े हैं वो एक पहाड़ी राज्य या चंद नदियों और कुछ लोगों की जिंदगी को बचाने भर के नहीं हैं, बल्कि पूरे हिमालय और हिंदुस्तान से जुड़े हैं। 150 साल पहले जिस प्रकार जंगलों में लोग रहते थे, उसी प्रकार जंगलों में आज भी लोग रहे। जब हमारे मैदानों में सब प्रकार की सुविधाएं और पहाड़ के अंदर बिजली नहीं है, 2-2, 3-3 दिन पैदल चलो, उसके बाद आपको सड़क मिलेगी। कि आप पूरे उत्तराखंड में जाके देखिए, जहाँ जहाँ बांध बन रहे हैं वहाँ पर नेताओं के हर तीसरे महीने में गाड़ी के मॉडल बदल जाते हैं, इनके लिए बांध बन रहा है। असल बात है ये। लेकिन दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में अपने लिए सुर्खियां बटोर रहे राष्ट्रीय मीडिया को अब तक यहां पहुंचने की फुर्सत नहीं मिली है। थोड़ा जब बारिश आती है तो हमके डर लगती है, कभी हम दब न जाए, पार नीचे ना आ जाए। अब जाएं तो जाएं कहाँ? हरिद्वार से कोई 130 किलोमीटर दूर बसे श्रीनगर के पास सुपाना गांव में रहने वाली अनीता देवी की जिंदगी अब उनके वश में नहीं रही। हिम्मत वाले नहीं है हम, हिम्मत वाले हैं तो उनके तो फोन में बात हो जाती है, संपर्क हो जाता है कि हाँ हो जाएगा, और हम वहाँ रो भी जाएंगे, सिर्फ फोड़ देंगे, कोई हमारा सुन ही नहीं रहा। जब से ये कंपनी का काम स्टार्ट हुआ तब से ये स्थिति हुई। मन हमारा ऐसा हो गया कि जैसे हम पता नहीं कहीं ऐसे आ रखे हैं, ये नहीं है कि जैसे पहले हम थे कि हमारा गाँव है, मतलब ऐसा हो रखा है हम कि यहाँ रहें या न रहें, या मरे या बचे। अब ऐसे समय समय तो बचेंगे कैसे? जब प्लास्टिक हुआ, ये हुआ, तो हम जब सीढ़ी से हड़बड़ा के भागे दौड़े तो पैर मोच भी आ गया, तो न मरे तभी मरे। प्राइवेट कंपनी जीवीके का 99 मेगावाट का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ क्या लगा जैसे गांव वालों के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। लगता है सर आने वाले सालों में अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर गांव में रहने लायक स्थिति तो गांव में रहने बिल्कुल भी नहीं है। अलकनंदा के बहाव को बदलने के लिए पहाड़ों को काटना और सुरंग बनाना बिजली परियोजना का अहम हिस्सा है, लेकिन इस संवेदनशील इलाके में बार बार हो रहे धमाके यहां भूस्खलन को न्योता दे रहे हैं।
यहाँ तक पूरा मलबा आ गया था पूरा, तो उसमें तो सर खतरा तो था ही। अब पूरी बारिश में आदमी को यही टेंशन है कि क्या करें हम। सारी दरारें आ गई हैं, ऊपर से देखना आप, ऊपर से बिल्कुल दरार पड़ गई है। अगर बारिश होगी ना तो उसमें पानी घुसेगा तो सारा गांव जो है हमारे खतरे में, बहुत विकट स्थिति हो गई। नीचे गांव है, यहाँ नीचे से जो इन्होंने दीवारें लगा रखी हैं वो पूरी टूट गई हैं, क्रैक्स खत्म हो गई हैं, पूरी टूट चुकी हैं। ये हालत इन्होंने यहाँ पर बना रखी है। रुद्रप्रयाग से करीब 60 किलोमीटर दूर मेखंडा गांव में पावर कंपनी लैंको के प्रोजेक्ट की तबाही देखिए। अभी गांव में तो रहने लायक नहीं है नीचे। 55 साल के राजाराम सेमवाल का घर इस प्रोजेक्ट के लिए बनाई जा रही सुरंगों की भेंट चढ़ गया। कभी भी छोटा सा झटका अगर जो भूकंप का आ गया तो खत्म हो सकता है। पता नहीं रात को ही भूकंप आ जाए, हम दब जाए, कोई गारंटी नहीं इस बात की हम सुबह जिंदा मिले न मिले। क्योंकि हमने जब मकान का फाउंडेशन देख रहे हैं, हम जाए कहाँ, वो गाँव में रहते थे, वहां से यहाँ आ गए। राजाराम को इस नुकसान के लिए 20,000 रुपए का मुआवजा थमा दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि हर रोज की तबाही का हिसाब किताब कौन करेगा। अभी जब भूस्खलन हुआ था तो मेरे यहाँ 6 लोग मरे थे भूस्खलन में। आपके? मैं उस समय प्रधान था इस गांव पंचायत का। आपके गांव में 6 लोग मरे थे। हमने भारी विरोध किया इनको, बहुत बड़े विरोध के बावजूद भी हमने इनसे कहा भैया आप क्यों कर रहे हैं इसको, क्यों मग डंपिंग डाल रहे हैं। बोला हमको तो भारत सरकार की स्वीकृति है। और इस बार का उदाहरण जो है आपके सिक्किम का है। सिक्किम में जो तीस्ता में प्रोजेक्ट 4 था, अब वहाँ जो टनल बनी उसके कारण सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ, अभी भी रिपेयर नहीं हो पाया है वहाँ। हालांकि उन्होंने 3 बड़े प्रोजेक्ट कैंसिल कर लिए। बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर बहस तो संसद तक पहुंची, लेकिन देश की जीवनदायिनी गंगा की सभी सहायक नदियों पर बन रही पनबिजली परियोजनाओं के नतीजे क्या होंगे, ये सोचने का जिम्मा आम जनता पर छोड़ दिया गया। 17 नदियों में 558 बांध बनेंगे और उन 558 बांधों में 1600 किलोमीटर की सुरंगें निकलनी है और सुरंगों के ऊपर एक आंकड़े के अनुसार 22 लाख लोग उन सुरंगों के ऊपर खड़े होंगे। ये बहुत बड़ा खतरा उत्तराखंड के साथ है। आज पूरे उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा घाटियों में सैकड़ों बांध प्रस्तावित हैं। प्राइवेट कंपनियों की चली तो बद्रीनाथ के पास जोशीमठ से शुरू होकर देवप्रयाग तक 165 किलोमीटर पर कोई 67 बांध बनने हैं। अल्हड़ तरीके से बहती अलकनंदा को रोकने के लिए कोई दर्जन भर बांधों का निर्माण तो शुरू भी हो चुका है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और ऊपर जोशीमठ तक एक भी प्रयाग साबुत नहीं बचना है। कॉन्फ्लुएंस डूब जाना है या तो रिजर्वोयर में या तो वहां से नदी सूख जानी है टनल के अंदर। हाईली सीज्मिक जोन 4 और 5 में पूरा एरिया है और साथ ही हाईली लैंडस्लाइड हैजार्डस जोन भी हैं। तो यहाँ पे टनलिंग, ब्लास्टिंग और इतनी हैवी मशीनरी एक्टिविटीज इस पूरे के पूरे क्षेत्र को अनस्टेबल बना रही हैं। गढ़वाल के सबसे बड़े शहरों में से एक श्रीनगर में पावर कंपनी जीवीके का ये प्रोजेक्ट कोई 30 किलोमीटर के इलाके में फैला है। जिन परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है उनमें जेपी ग्रुप के 3 प्रोजेक्ट हैं। जेपी ग्रुप यहां अलकनंदा पावर प्रोजेक्ट और विष्णुप्रयाग पावर प्रोजेक्ट के अलावा तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो, लैंको और जीवीके जैसी प्राइवेट कंपनियां तो हैं ही, सरकारी कंपनियां एनटीपीसी और एनएचपीसी भी अलकनंदा और मंदाकिनी घाटी में कई परियोजनाएं चला रही हैं। सबसे खतरनाक पहलू ये हो रहा है कि 18 किलोमीटर लंबी सुरंग बन रही है जो कि 32 गांवों के 65 साल के जगमोहन झिंकवाड़ ने कभी ये सोचा नहीं था कि फौज की नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्हें अपने ही देश की हुकूमत से संघर्ष करना होगा। सिंगोली भटवाड़ी परियोजना का विरोध करने इसी साल जनवरी में जब वो अनशन पर बैठे तो पुलिस ने उठाकर जेल में डाल दिया। गिरफ्तार करने के बाद जब हम बेल पे छूटे फिर हमने क्या किया, वहीं पर जो जहाँ पर हमारा गांव का वो था वहाँ पर जाकर के मैंने क्या किया, तंबू लगाना शुरू कर दिया। तंबू लगा करके पूरे गाँव ने मेरे साथ सहयोग किया और इन्होंने धीरे धीरे हमारे गाँव को क्या तोड़ना शुरू कर दिया। और हमारे गाँव के जो प्रधान जी हैं 2 महीने तक जेल में रहने के बाद भी झिंकवाड़ ने हार नहीं मानी। अक्टूबर में फिर से आंदोलन शुरू कर दिया। दोबारा जेल में डालने के बाद 3-4 दिन बाद फिर जो है इन्होंने फिर जमानत पे जो है एसडीएम ने जो जमानत पे जो हम 4 आदमियों को रिहा के लिए कागज बनाए। पहले उन्हें जेल में डाला गया और जब उन्होंने जमानत लेने से मना किया तो पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिर समाज में वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो गंदे लोग हैं, जो गलत लोग हैं, और हमारे अगेंस्ट जो है कई लोगों को उन्होंने तैयार कर दिया। झिंकवाड़ कहते हैं कि बांधों के विरोध में संगठित हो रहे लोगों को बांटने के लिए
प्रशासन और कॉरपोरेट लॉबी ने पूरा जोर लगा रखा है। खुद का भाई, मेरा खुद ताऊ का लड़का मेरा आज अगेंस्ट हो गया है, और ये लोग क्या करते हैं, इनको मन चाहे पैसे देते हैं और गांव के गरीब लोग होते हैं और पैसों में लगभग बिक जाते हैं। लेकिन जगमोहन झिंकवाण की गिरफ्तारी कोई अकेली घटना नहीं है। गढ़वाल के इन इलाकों में अब ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। हम आज पिछड़ गए और हम हमारे लोगों को उठा के ले जा रहे हैं। हर मुकदमे में मैं हूँ, चाहे मैं वहाँ रहा या नहीं रहा, लेकिन मुझ पर 7 मुकदमे चल रहे और 7 को झेल रहे हैं। मंदाकिनी घाटी में रह रहे शार्दुल सिंह चौहान और जगदीश सिंह पडियार इसलिए जेल में डाले गए क्योंकि उन्होंने कानून के उल्लंघन का सवाल उठाया। हमने उनके कागजात देखे थे, पीछे भी एक ही जगह एक ही कागज पर उनके मोहर लगे, जलई और पलई, प्रधान सरपंच के एक कागज में मोहर लगाई। यानी इनका जो भी काम है बिल्कुल वो बना के जाली साली सब कागज तैयार करके इन लोगों ने हम उन्हें वहाँ पर। चौहान और पडियार ने हमें बताया कि जिन कंपनियों को पनबिजली परियोजना की इजाजत दी जा रही है, उन्हें न तो कानून की परवाह है और न लोगों से वास्ता। हमसे न तो ग्राम प्रधान से एनओसी ली गई और नहीं वन सरपंच से एनओसी ली गई। आज हमें गवर्नमेंट ने जो प्रधानों का जो निरीक्षण गांव में किया हुआ है, और अभी क्यों किया है, जो अगर उस प्रधान की कोई मान्यता गांव में नहीं है। केस है हम पर। पुलिस और प्रशासन के इस दमन का असर युवा पीढ़ी पर दिख रहा है। 25 साल का ये लड़का बोलना भूल गया है। केस कर दिया बिना बात ही, जबकि उस टाइम मैं घर ही नहीं था। मैं यूं ही फंसा, बिना बात ही फंसा। मैं गाली किसी ने दी नहीं, गाली गलौज हुई नहीं, मारपीट हुई नहीं। कुछ लोग ऐसे थे जो भीड़ भड़ाक में रहे भी होंगे, उनका नाम तो आया नहीं। अलंटी जो हमारे यहाँ आ रही है वो सारा छेद कर रहे हैं। एक छेद ऊपर है, एक यहाँ बिल्कुल इसी के मिलान पे है। और पानी जो है हमारे नाम मात्र एक पानी है जिसका नाम है परसलाधारा, वो पानी भी सब खत्म हो रहा है। पहले से भी हम अपने गाँव से लालन से, इस धरती माता की लालन से है, हमको किसी की लालन नहीं। बाघ सबसे पहले उन जगहों पर हाथ मारता है जहाँ पर बहुत ज्यादा मांसल चीजें होती है, और उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे आदमी के दूसरे अंगों को पकड़ता है। लेकिन आखिर में जब उसके हाथ कुछ नहीं आता है तो फिर उसको खरोचने लगता है। तो उत्तराखंड की स्थिति यही है। पहले इन बाघों ने उस पर बड़ा हमला किया, उसके बाद उसने उसके पूरे शरीर को नोचना शुरू किया। जब उसके पास भी नहीं आया तो उसने खरोचना शुरू किया। आज पूरे चमोली जनपद के अंदर आप चले जाइए, ये खरोंच आपको पूरे चमोली जनपद के अंदर दिखाई देने लगती है, जहाँ 38 गांव आज भी मौत के मुहाने में खड़े हैं। सत्तर के दशक में गोपेश्वर के जंगलों में चिपको आंदोलन की नायिका रही गौरा देवी की याद आज भी यहाँ के लोगों के लिए किसी प्रेरणा की तरह है। जिस श्रेणी में गौरा देवी ने सन 1977 में अपने जंगलों को अपने पुरुषों की अनुपस्थिति में बचाया, उस श्रेणी को देखते हुए अब शर्म ही नहीं आती है, बल्कि आंसू भी आंख में आ जाते हैं। पूरी की पूरी घाटी रौंदी हुई है। वो तो सोच रहे उनके शासन में उनका साथ दे रही है, सरकार शासन में। गौरा देवी का गांव रैणी आज गंभीर संकट में है, लेकिन गढ़वाल के दूसरे गांवों में गौरा देवी का पैगाम पहुंच चुका है। अपना ये जंगल बचाने के लिए हम आए थे, हम जंगल में बैठ गए थे। उन्होंने जो है छल बल के साथ जो है कि हमको उठा करके जेल में डाल दिया। कि उन्होंने मंदाकिनी घाटी में रहने वाली 40 साल की सुशीला भंडारी कई बार जेल जा चुकी हैं, लेकिन राहत इस बात की है कि पिछले 4 सालों में उन्होंने महिलाओं को संगठित करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। मेरे को जज ने पूछा हुआ कि सुशीला भंडारी आप जमानत क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? मैंने कहा मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हो करके भी मैं जमानत करूँ, ये न्यायालय किस लिए? क्या चिकनी? सुशीला भंडारी जैसी महिलाओं ने आज पर्यावरण के खातिर अपनी ब्रिगेड तैयार कर ली है। बेतरतीब बांधों और सुरंगों के खिलाफ खड़ी लोगों की इस ताकत ने यहाँ प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। फाटा बीम से जो पावर आएगा, उधर से एक ट्रांसमिशन लाइन पूरा जाएगा वो ग्रिड में। बिजली परियोजनाओं पर काम कर रही कंपनियां कहती हैं कि ये बदलाव का दौर है और किसी भी बदलाव में लोगों का विरोध स्वाभाविक है। लोगों का एक कंसर्न रहा है बाद में, इसमें जो पानी थोड़ा कम हो जाएगा उसको क्या करना है। सो हम लोगों का भी एक प्रपोजल है कि वी विल क्रिएट सम check dams in between so that the pool of water also will be there and it will be developing growth of fish culture and others. गढ़वाल में आंदोलन की ताकत भले ही टिहरी बांध को बनने से रोक न पाई हो, लेकिन अब लोगों का दबाव जरूर रंग ला रहा है। बड़ी कामयाबी तब मिली जब पिछले साल केंद्र सरकार ने भागीरथी घाटी में 600 मेगावाट की लोहारी नागपाला परियोजना को तकरीबन आधा काम पूरा होने के बाद
रद्द कर दिया। इसके अलावा भैरोघाटी और पालामनेरी हाइड्रो पावर प्लांट के रद्द होने से भी जन आंदोलन में जुड़े लोगों का हौसला बढ़ा है। आगे देखेंगे पर्यावरण को बचाकर कैसे पैदा हो सकती है बिजली और क्या है बांधों का धर्म के साथ रिश्ता। नैनीताल से कोई 40 किलोमीटर दूर ये पनबिजली परियोजना कोई 400 परिवारों के घर रोशन कर रही है। इसके लिए ना तो कोई बांध बनाया गया, ना किसी का घर उजाड़ा गया। पहले तो हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था कोई थी नहीं, वह मिट्टी तेल के दिए जलते थे, और अब जब ये परियोजना रामगढ़ में बनी तब से हमें 24 घंटे लाइट मिलती है। इस परियोजना को चला रहे लोगों का कहना है कि उन्होंने पिछले 21 सालों में यहाँ कभी अंधेरा नहीं देखा। आसपास के गांव वाले कहते हैं कि 100 किलोवाट के इस पावर प्लांट से उन्हें 24 घंटे सिर्फ 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती है और पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। ऐसी छोटी छोटी पनबिजली परियोजनाएं हिमालय के संवेदनशील इलाकों में कारगर हो सकती हैं, लेकिन सरकारें ऐसे बड़े बांध बनाने पर आमादा हैं जो असली बिजली कम पैदा करते हैं और तबाही की बिजली ज्यादा गिराते हैं। इसके पीछे तर्क दिया जाता है बिजली की अपार जरूरत का। जब भागीरथी नदी पर टेहरी बांध बनना शुरू हुआ तो इसके समर्थकों का दावा था कि ये ऊर्जा की जरूरतों के लिए वरदान साबित होगा, लेकिन टेहरी का अनुभव कुछ और ही बताता है। टिहरी डैम के बारे में लोगों को पता है कि जब बना था तो कहा गया था कि 2400 मेगावाट बनेगा, जब अभी बन के आया तो कहा कि 1000 मेगावाट देगा, जब एक्चुअल बिजली पता की गई तो 600-700 ज़्यादा मेगावाट, कभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। बिजली की ज़रूरत भी है ना, कोई ऐसा बैलेंस कहीं पर होना चाहिए जिसमें हम एनवायरमेंटल रिफ्यूजी ना बने एक, और दूसरी ओर हमारी जो ऊर्जा की ज़रूरतें भी हों। बिजली बनाने के नाम पर आज दुनिया भर में 1700 बड़े बांध बन रहे हैं। इनमें से 40% हमारे देश में ही हैं। सरकार इस खतरे को समझती तो है, लेकिन जमीनी हालात नहीं बदलते। बिजली भी हमको चाहिए, गंगा की पवित्रता भी खराब ना हो, और इसलिए मैंने शुरू 2008 में रणनीति बनाई थी, एक पॉलिसी बनाई थी कि 25 मेगावाट तक के छोटे छोटे हम डैम बनाएं जिसमें गंगा की पवित्रता खराब नहीं होती, ज़्यादा उसको टनल में नहीं जाना पड़ता, और हमको ज़्यादा संख्या में बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे, जल्दी पूरे होंगे और बिजली की हमारी मात्रा पूरी होगी। पिछले कई सालों में बेतरतीब तरीके से बन रहे इन हाइड्रो पावर प्लांट्स की जिद अब लोगों की आस्था से टकरा रही है। उत्तराखंड के कई धार्मिक स्थल डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। गढ़वाल की शक्तिपीठ धारी देवी को डूबने से बचाने के लिए पिछले कई सालों से महिलाएं धरने पर बैठी हैं। हम ये चाहते हैं, हम डैम का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी धारी देवी डूब क्षेत्र में नहीं आनी चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों नहीं देने पड़े, लेकिन हम लोग यहाँ से बिल्कुल धरने में से नहीं उठेंगे। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ के मशहूर किलकलेश्वर मंदिर का है, जिस पर प्राइवेट कंपनी जीवीके के इस बांध से खतरा मंडरा रहा है। मतलब जो भी है कि अब जगह जगह सड़क का टूटना, पानी का बैठना है, कहीं जमीन का इधर होना, कहीं उधर होना, ये नदी का पानी रुक जाना, ऊपर से डैम बनाएंगे तो हमारे को भी एक खतरा है कि अंदर ही अंदर कभी रिसीव हो जाए पानी, हमारा पूरा गांव खतरे में है। अब तक हिमालयी क्षेत्र में बांधों के विरोध में धार्मिक ज्वार नहीं आया है, जबकि यहाँ की नदियां और यहाँ के जंगल और पहाड़ लोगों की आस्था और उसके अस्तित्व दोनों से गहरे जुड़े हैं। पर्यावरण का ये बड़ा और वास्तविक सवाल देर सबेर एक धार्मिक उबाल पैदा कर सकता है, जिसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। हमारे यहाँ उन्होंने गांव वालों से कहा कि आपके घाट को भी पानी हम तब छोड़ेंगे जब आप 3 दिन पहले ये बताएंगे कि कोई मरने वाला इस घाट में आने वाला है, तो पानी छोड़ेंगे। इतना अमानवीय चेहरा है इन तमाम लोगों का। दिलचस्प बात यह है कि पूरी गंगा को बचाने के लिए जो बेसिन अथॉरिटी बनाई गई है, उसके मुखिया खुद देश के प्रधानमंत्री हैं।
लेकिन इस अथॉरिटी के सदस्य ही कहते हैं कि गंगा का भविष्य बचाना बेहद चुनौती भरा काम है। इसमें जैसे अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ, वो भी यदि 2-4 लोग होते, 10 लोग होते, 100 लोग होते, 10,000 होते तो कुछ नहीं होता। जब लाखों करोड़ों जुड़ जाते हैं तो अभी मेरा ये मानना है कि गंगा के बारे में इतना बड़ा ये नहीं हुआ है। गंगा को बचाने के लिए अनशन कर रहे स्वामी निगमानंद ने जब इस साल दम तोड़ दिया तो देश में कई लोगों को ये भरोसा नहीं हुआ कि कोई इंसान एक नदी के अस्तित्व को लेकर इतना संजीदा भी हो सकता है। जिनके लिए ये तात्कालिक मुद्दा है, दरअसल वो हमारे समाज में उनकी बहुत दिलचस्पी नहीं है। ये एक बड़े महत्व का मुद्दा है और ये सिर्फ उत्तराखंड का या हिमालय का मुद्दा भी नहीं है। स्वामी निगमानंद हरिद्वार में खनन माफिया के खिलाफ विरोध कर रहे थे और उनकी मौत से ये बात भी सामने आई कि गंगा न तो पहाड़ों पर महफूज है और न मैदानी इलाकों में। लेकिन ये खोखले पड़ते हिमालय और हाँफती हुई गंगा का सवाल भर नहीं है, ये हमारी आबोहवा और हमारी पूरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अहम बात यह है कि हिमालय के इस हाल की कीमत उन लोगों को चुकानी होगी जो अब भी विकास के इस खेल के सबसे बड़े आखेट हैं। ये बड़े लोग नहीं करते, जो कीमत किसी इकोलॉजिकल डिजास्टर की चुकानी पड़ती है वो आम लोगों को चुकानी पड़ती है। आप कहीं भी देखिए, हमने बेटा इनका पानी भी नहीं पिया और हम आज तक अकेले जूझ रहे हैं। क्या करें तुम्हारी ये खुद गर्जी चलेगी कब तक ये मनमर्जी? पानी जो है हमारे नाम मात्र एक पानी है जिसका नाम है परसलाधारा। जिस दिन डोलेगी ये धरती सर से निकलेगी सब मस्ती। दिल्ली देहरादून में बैठे योजनाकारी तब क्या होगा? वर्ल्ड बैंक के टोकनधारी तब क्या होगा? वो योजनाकारी तब क्या होगा?